नमस्कार फ्रेंड्स। अब मैं आपको लोअर सबऑर्डिनेट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जीएस के अकॉर्डिंग बताऊंगी, जिसमें आप जान ही रहे हैं कि सबसे पहला टॉपिक आपका इतिहास पड़ेगा, फिर भूगोल, फिर पॉलिटी। तो सबसे पहले हम इतिहास के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, इतिहास जो है हमारा 3 भागों में विभाजित है। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास और तीसरा है हमारा आधुनिक भारत। तो देखिए, जब हम तो सबसे पहले हम चलते हैं प्राचीन इतिहास से। तो देखिए फ्रेंड्स, प्राचीन इतिहास जो है वो शुरू से कहाँ से होता है? प्राग ऐतिहासिक कालों से होता है। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐसे काल जिसका हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं है और हम गुफाओं से, वहाँ पे बने चित्रकारी से या जले हुए राखों से, जब खुदाई से हमें बहुत सारे मृदभांड प्राप्त होते हैं, उनसे हम क्या करते हैं, उसके बारे में पता लगाते हैं। ठीक, तो जो हमारा आद्य ऐतिहासिक काल है उसे हम क्या बोलते हैं? पाषाण काल। पाषाण काल इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय जो आदिम मानव थे वो पाषाण की गुफाओं में रहते थे और पाषाण की गुफाओं से ही धीरे धीरे हमारी सभ्यता का विकास हुआ है। तो जो हमारा पाषाण काल है वो 3 भागों में है। एक है निम्न, एक है मध्य और एक है नवपाषाण काल। ठीक, तो देखिए, जो निम्न पाषाण काल है इसका जो पीरियड था बहुत ही लंबा था, लाखों वर्षों का था। तो इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक है, तो ये जो 3 भागों में आपके बटे हैं इसको हम बोलते क्या है? इसको हम बोलते हैं आपका जो मतलब निम्न पुरा पाषाण काल, पूरा इसे बोलेंगे, सॉरी, ये है पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो ये जो हमारा पुरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। ये है निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुराण पाषाण काल और नव पुरा पाषाण काल। तो देखिए, जो हमारा पुरा पाषाण काल है उसको हमने 3 भागों में बांट दिया। एक हो गया सबसे पहला निम्न। तो जो हमारा निम्न पुरा पाषाण काल है, निम्न पुरा पाषाण काल, इसमें 2 प्रकार की सभ्यता पाई जाती है। 2 प्रकार की सभ्यता पाई जाती है। एक है चापर चॉपिंग और दूसरा है हैंड एक्स। हैंड एक्स मतलब हस्त कुठार। एक्स का मतलब क्या होता है? कुल्हाड़ी। तो ये होगा हस्त कुठार। तो जो हमारे जो निम्न पुरा पाषाण काल है, निम्न पुरा पाषाण काल में एक ये हो गया, दूसरा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तो जो पहला हमारा है चापर चॉपिंग, आपका जो चापर चॉपिंग संस्कृति या पेगुल संस्कृति भी इसे बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कहां पाए जाते हैं? सोहन घाटी। ये होगा आपका सोहन घाटी। ठीक, और दूसरा जो हैंडेक्स प्रणाली है ये हमारे मद्रास जिले के आपका है अतिमरपक्कम और बद मदुरई। ठीक है, तो ये जो 2 जगह है यहां से हमें हैंडेक्स प्रणाली या हस्त कुठार के साक्ष्य मिले हैं। सबसे पहले रॉबर्ट्स ब्रूस फूट ने 1863 में क्या किया था? पल्लावरम से हैंडेक्स, कहां से किया था फ्रेंड्स? पल्लावरम। यहां से इसके साक्ष्य प्राप्त किए थे। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वप्रथम हैंडेक्स प्रणाली की खोज किसने की थी, किस समय में की थी और कहां से की थी? ठीक है, तो ये हमारे साक्ष्य हो गए। अब देखिए, आपका जो है ये हो गया आपका निम्न पुरा पाषाण काल। अब हम आते हैं, आपका हो गया मध्य पुरा पाषाण काल। तो इसके हो गया मध्य पुरा पाषाण और काल। ठीक, मध्य पुरा पाषाण में क्या हुआ था? लोग
पशुपालन करने लगे थे। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ था, पशुपालन शुरू हो गया था। यहाँ पर क्या था, चापर चॉपिंग मतलब क्या होता है, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसको तराश के हथियार बनाया जाता था और उस हथियार को मार के जीवों का शिकार किया जाता है। फिर हैंडेक्स हुआ, मतलब कुल्हाड़ी हो गई। अब पशुपालन, पहले जो वो लोग क्या थे, खानाबदोश थे। अब मध्य पाषाण काल में क्या हो गया था, ये लोग धीरे धीरे बस्तियों में रहने लगे और पशुपालन करने लगे। देखिए, पशुपालन करने के लिए हमें कहीं रहना होगा। ठीक है, पालन का अर्थ क्या होता है, किसी जगह पर पालना। तो मध्य पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, पशुपालन शुरू हो गया था। आदमगढ़, बागौर, फिर आपका इधर हो गया हमारे क्या कहते हैं, कोलडीहवा, फिर आपका राजस्थान के पास भीलवाड़ा। तो ये सारे जो स्थान थे, ये सारे स्थानों में क्या पशुपालन के साक्ष्य मिले। कहाँ से मिले फ्रेंड, आदमगढ़। आदमगढ़ कहाँ है, एमपी में है। बागौर राजस्थान में है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पशुपालन। ठीक है, तो ये पूछा जाता है पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ए बी सी डी। तो उसमें आदमगढ़ या बागौर दोनों में से कोई भी दिया रहेगा तो हम उसको लगा देंगे। ठीक है, इसी तरह उत्तर प्रदेश में महगड़ा एक जगह है जहां पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। और आपके उत्तर प्रदेश में दो जगह है, एक है आपका महगड़ा और दूसरा है सराय नाहर। ठीक, सराय नाहर प्रतापगढ़ जिले में है। इन दोनों जगहों से मध्य पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य मिले हैं। अब हम आते हैं, देखिए हम आपको सिर्फ उतना ही बताएंगे जहां से क्वेश्चन आएगा, बाकी इतिहास आपके लिए पढ़ाया जा चुका है, आप वहां से जाके देख लेंगे। ठीक, अब आते हैं नव पाषाण काल। देखिए, एक मध्य वाला था, एक नव। अब आते देखिए फ्रेंड्स, तो ये तो हो गया आपका पाषाण काल से संबंधित। और उच्च पूरा पाषाण काल, हम कहाँ थे, हम पाषाण काल की चर्चा कर रहे थे, जिसमें था हमारा पूरा पाषाण काल। तो उसमें था निम्न, मध्य और नव पूरा पाषाण काल। ठीक, तो जो नव पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य थे, इसे हम चकमक उद्योग बोलते हैं। ये आधुनिक होमोसेपियंस मानव यहीं से प्रारंभ हुआ था। मतलब जो नव पाषाण कालीन मानव था वो होमोसेपियंस मानव था। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, शिकार करते थे, मछली पालन करते थे। धीरे धीरे इनके अंदर ये सारी चीजें आने लगी थी। अब आते हैं हम, ये तो हो गया पूरा पाषाण काल। अब आते हैं मध्य पाषाण काल। ठीक है, ये क्या है, मध्य पाषाण काल। तो ये पहला युग था, अब ये दूसरा युग है। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था फ्रेंड्स, मध्य पाषाण काल में मनुष्य शिकार करने लगा, शिकार करता था और सूक्ष्म हथियार, मोनोलिथिक, ठीक सॉरी माइक्रोलिथिक मतलब सूक्ष्म हथियार। तो ये क्या थे, ये छोटे छोटे हथियार बनाते थे। हैंडेक्स क्या होता है, कुल्हाड़ी बड़ी होती है। पेबुल क्या होता है, बड़ा सा पत्थर होता है, लेकिन ये सूक्ष्म हथियार बनाते थे। ठीक है, तो ये राजस्थान, दक्षिण भारत, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत सब जगह से मानव के अस्थि पंजर, पशुओं के साथ ये सारी चीजें मिली हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश और बागौर में ही मध्य पाषाण काल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल क्या था, 5000 ईसा पूर्व। देखिए फ्रेंड्स, ये मध्य पाषाण काल से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, क्योंकि जो हमारे पूरा पाषाण कालीन आदमगढ़ और बागौर है, वहीं से पशुपालन मिला है, वहीं पे मध्य पाषाण संस्कृति का विकास हुआ है, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम आते हैं नव पाषाण काल। ठीक है, नव पाषाण काल। अब हम नव पाषाण काल की बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो नव पाषाण काल का पहला साक्ष्य है 1842 ईस्वी में कर्नाटक के लिंग सगुर नामक स्थान पे खोजा गया था।
ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में टोंस नदी के सहारे, बेलन नदी के सहारे जितने भी पाषाणिक स्थल है वो स्थल सभी नवपाषाण कालीन है। ठीक है। इलाहाबाद के पास कोलडीहवा में चावल के साक्ष्य मिले हैं। ठीक, तो नवपाषाण कालीन चावल के साक्ष्य कहां से मिले हैं? कोलडीहवा से मिले हैं। ठीक है। अब इसी के साथ आपको बुर्ज होम, नवपाषाण कालीन है बुर्ज होम, कहां है ये जम्मू कश्मीर में है। यहीं पर गुफक्कराल है। ठीक है। तो ये क्या करते थे, यहाँ पर गर्त निवास पाया जाता है, मतलब जमीन के अंदर गड्ढा खोद के वहां पर लोग रहते थे, तो ये गर्त निवास के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। यहाँ पर द्वियुग्मिक समाधान भी मिले हैं, मनुष्य के साथ कुत्ता, मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुफक्कराल मतलब गुफाओं में रहना, बुर्ज होम में मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाया गया है। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा ऐसा पाषाणिक स्थल है जहां पर द्वियुग्मित समाधान के अवशेष मिले हैं। द्वियुग्मित मतलब दो, तो मनुष्य और कुत्ता। ठीक है। तो इसे हम याद रखेंगे। ये क्या हो गया, बुर्ज होम। ये कहाँ है? यह हमारे जम्मू कश्मीर में है। इसी के साथ यहीं से ताम्र पाषाणिक संस्कृति का उद्भव हुआ था। ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्या होती है? यह सब मिट्टी की संस्कृति थी, मतलब मिट्टी के मृत भांड पाए जाते थे। अब तांबे का उत्पादन धीरे धीरे होने लगा। तांबा प्लस पाषाण, ताम्र पाषाणिक संस्कृति, तो यहीं से होने लगा था। ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये तो आपके नवपाषाणिक काल हो गए। नवपाषाणिक काल हमारा कैसा काल था? ये हमारा था पाषाण संस्कृति का काल था। उसके बाद हम आते हैं सीधा सिंधु सभ्यता पर। इसके बीच में ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं, जैसे आहार संस्कृति, बनारस संस्कृति। देखिए फ्रेंड्स, वहां से क्वेश्चन नहीं आता, इसलिए हम उसे नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब हम आते हैं सिंधु सभ्यता पर डायरेक्ट। फ्रेंड, जो हमारे सिंधु सभ्यता थी वो आद्य ऐतिहासिक थी। आद्य ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक किसे कहते हैं? जहां पर लिपि तो प्राप्त हुई है पर उसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। कुछ चित्रात्मक लिपि थी फ्रेंड्स जो कि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, जिसको बहुत लोगों ने पढ़ने की कोशिश किया। जेम्स प्रिंसेप भी उसमें से थे, लेकिन उसको अभी तक पढ़ी नहीं गई है। ये जो लिपि थी इसे हम भाव चित्रात्मक कहते हैं या बॉस्ट्रो फेदन कहते हैं या गोमूत्र लिपि कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इधर से चलती है, इधर से आती है, फिर इधर से चलती है, फिर इधर से आती है। ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे जैसे गौमूत्र की तरह ऐसे ऐसे करके, तो इसको हम 3 नामों से जानते हैं। ठीक। तो ये जो लिपि है ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक काल बोला जाता है। जब हम लिपि को पढ़ लेते हैं तो उसे हम ऐतिहासिक काल बोलते हैं। ठीक। तो ये जो हमारी संस्कृति है ये हमारी आद्य ऐतिहासिक है। तो सबसे पहला हम इसकी सीमा देख लेते हैं। तो ऊपर क्या है हमारा? ऊपर मांडा है, इधर क्या है? आलमगीरपुर है, इधर क्या है? दायमाबाद है, और इधर क्या है? सुरकोटा। ठीक है। तो ये हमारे 4 चतुष्कोणीय संस्कृति थी हड़प्पा संस्कृति। इससे हमें एक बात पता चलती है। क्या बात पता चलती है? यह हमारी चतुष्कोणीय संस्कृति थी। ठीक। अब इसमें कुछ प्रमुख स्थल है। ठीक है। जो प्रमुख स्थल है अब हम उसके बारे में बात करेंगे। फ्रेंड, ये सुरकोटा नहीं, सुतका गेंडोर है। ठीक है। अब हम इसके बारे में कुछ बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले हड़प्पा की खोज की गई थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यह सभ्यता सिंधु नदी के दाएं और बाएं तथा सिंधु की सहायक नदियों से होकर चलती है, इसलिए हम इसे सिंधु सभ्यता के नाम से जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनुदरो, बनावली, कालीबंगा, लोथल, सुरकोटा, मांडा, आलमगीरपुर और दायमाबाद। तो देखिए, जो हड़प्पा है, हड़प्पा की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी
दयाराम साहनी ने कब की थी? 1921 में की थी। ठीक है, कब की थी? 1921 में की थी। यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में स्थित है। यह रावी नदी के दाएं स्थित है। ठीक है, कभी कभी ये पूछा जाता है यह किधर स्थित है, तो यह रावी नदी के दाएं स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन ये आता है, कुछ दिए रहेंगे, जैसे दिया रहेगा कि कांसे की गाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है, या अन्न भंडार कहाँ से प्राप्त हुआ है, R37 कब्र कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये सारी चीजें हम आपको बता दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। देखिए, कांसे की गाड़ी, अन्न का भंडार, R37 कब्र, पारदर्शी वस्त्र और कांसे का दर्पण, ये सारी चीजें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? आपकी हड़प्पा से प्राप्त हुई है। ठीक है, कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से प्राप्त होती है। अब दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण नगर था वो मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। ठीक, इसकी जो खोज की थी वो राखाल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। कब की थी? 1922 में की थी। ये पाकिस्तान के लड़काना जिले में सिंधु नदी के बाएं स्थित है। ये रावी के दाएं स्थित है, ये सिंधु नदी के बाएं स्थित है। अब देखिए फ्रेंड्स, जो मोहनजोदाड़ो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस था सिंधु सभ्यता का, क्योंकि यहाँ पर हमें विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार। ठीक, तो ये जो विशाल स्नानागार है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे माना जाता है ये जल पूजा का प्रतीक है। उसके बाद यहाँ महाविद्यालय पाया गया है, टीला पाया गया है, फिर पुजारी की मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति पाई गई है, जो 3 पतिया साल ओढ़े हुए है और ध्यान मुद्रा में है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका? इसमें एक सिंगी पशु भी पाया गया है। तो ये सारी चीजें आपको मोहनजोदड़ो से संबंधित हो गई। अब तीसरा आता है चन्हू दारो की खोज मजूमदार ने, आर.सी. मजूमदार। ठीक, R.C. मजूमदार ने 1931 में की है, और यह है सिंध प्रांत में अवस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सौंदर्य प्रसाधन के सामान मिले हैं। तो फ्रेंड, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहाँ से हमें सौंदर्य प्रसाधन के सामान मिले हैं? हमें चन्हू दाड़ो से मिले हैं। अब आते हैं हम बनावली पर। बनावली देखिए फ्रेंड्स, बनावली की खोज रविंद्र सिंह, देखिए ये पूछा नहीं गया इसलिए हम बता नहीं रहे हैं, सिर्फ लिख नहीं रहे हैं, सिर्फ बता दे रहे हैं। R.S. विष्ट ने 1973 में की थी। कब की थी? 1973 में की थी, और ये कहाँ है? हरियाणा में स्थित है, हिसार। आप सभी जानते होंगे हिसार हरियाणा में स्थित है। तो यहाँ पर क्या बनावली खोज की, और ये हिसार में कौन सी नदी बहती है? सरस्वती। ठीक है, ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, और यहाँ पर क्या मिला है? मिट्टी का खिलौना मिला है। अब हम आते हैं कालीबंगा। देखिए फ्रेंड, कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने 1953 में किया था। ठीक है, यह राजस्थान में कहाँ स्थित है? हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, अब देखिए कालीबंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ हमें जुता हुआ खेत मिला है, अर्थात ये लोग खेती करते थे। और यहाँ पर हमें भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, अग्नि के साक्ष्य मिले हैं, चूड़ियाँ भी मिली हैं, इसलिए कालीबंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अब हम आते हैं लोथल। देखिए फ्रेंड्स, लोथल एक ऐसा प्लेस है जहां पर हमें क्या मिला है? जहां पर हमें गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़ा किसे कहते हैं फ्रेंड? गोदीवाड़ा यानी जहां पर जहां जाके रुकती है, विदेशी व्यापार का संकेत मिलता है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने
1957 में की थी। कब की थी? 1957 में की थी। ठीक है, तो ये जो हमारा लोथल है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमें यहाँ गोदीबाड़ा मिला है, यहाँ पर हमें वृत्ताकार और चौकोर अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, और चावल और बाजरा आदि चीजें मिली हैं, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर विदेशी व्यापार होता था। ठीक, तो ये हो गया आपका लोथल। अब आते हैं हम सुरकोर्डा। देखिए सुरकोर्डा फ्रेंड, यह भी हमारा गुजरात में स्थित है, गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? गुजरात के कच्छ में है, और इसका जो खोज हुआ था 1964 में हुआ था। जगपति जोशी, इसे हम जेपी जोशी भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जगपति जोशी या जेपी जोशी। अरे जोशी तो गलत लिख गया। ठीक, और जो हमारा सुरकोर्डा है, यहाँ पर हमें क्या मिला है? यहाँ पर हमें घोड़े की हड्डी मिली है। ठीक, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कई बार क्वेश्चनों में पूछा गया है, घोड़े की हड्डी का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो सुरकोर्डा में मिला है। अब आते हैं हम मांडा। मांडा कहाँ स्थित है? मांडा हमारे जम्मू कश्मीर में स्थित है, चेनाब नदी के किनारे। कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के किनारे स्थित है, और इसको भी जगपति जोशी ने ही खोजा है, जगपति जोशी। ठीक है, जगपति जोशी ने इसको और बाद में 1922 में खोजा था। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो हमारा मांडा है ये हमारे हड़प्पा संस्कृति का सबसे उत्तरतम छोर है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं आलमगीरपुर। आलमगीरपुर कहाँ है? ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक, हिंडन नदी के किनारे है, और ये हमारे हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी छोर था फ्रेंड्स, और इसे यज्ञदत्त शर्मा ने खोजा है, यज्ञदत्त शर्मा। ठीक, तो इतनी सारी बातें आपको पता चल गई किसने किसको खोजा और कब खोजा है। अब देखिए फ्रेंड, जो दायमाबाद है यह महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे। महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे है, और ये हमारे हड़प्पा संस्कृति का सबसे दक्षिणतम छोर है। तो इसको भी आप याद कर लीजिएगा कि कौन कौन सा छोर है और कहाँ कहाँ किस किस नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है किस नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है और किसने इसकी खोज की है। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे हड़प्पा की छोटी मोटी जानकारी। अब देखिए कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जैसे चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोअर का एग्जाम दे रहे हैं तो संभवतः ये देखा जाएगा कि क्वेश्चन सरल आएंगे, लेकिन ऐसे आएंगे जो आपको याद करने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ा आप ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चावल का साक्ष्य हमें रंगपुर और लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है? रंगपुर और लोथल से मिला है। कालीबंगा से जुते हुए खेत और हल का साक्ष्य मिला है। इसी तरह बनावली से मिट्टी के खिनौना मिला है। हाँ, और देखिए हड़प्पा से योगी शिव की मूर्ति मिली है, जिसमें गैंडा, भैंसा और नीचे बैल आदि जानवर उससे घिरे हुए थे। ठीक, तो इसे योगी शिव को बताते हैं। हड़प्पा काल में गाय, भैंस, बैल, बकरी, भेड़, सूअर, कुबर वाला बैल आदि के साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारी चीजें हो गई जिससे आपको क्वेश्चन मिल सकता है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे आता है हड़प्पा का सामाजिक जीवन कैसा था। तो हड़प्पा में क्या होती थी? मातृ देवी की पूजा होती थी, क्योंकि मातृ मृण मूर्तियां मिली हैं। ठीक, तो ये मातृ सत्तात्मक समाज था। ये क्वेश्चन है, वहाँ का समाज कैसा था? तो मातृ सत्तात्मक समाज था। युद्ध प्रिय नहीं थे, क्योंकि हमें कोई भी भाला, बर्छी, तलवार ऐसी चीजें नहीं मिली हैं। तो ये कैसा समाज था? शांति प्रिय समाज था। ठीक है, अब देखिए पुरुष देवता के रूप में इन्हें पद्मासन मुद्रा मिली है। जब भी मैंने बताया था, एक हाथी, बाघ, गैंडा, एक भैंसा और नीचे 2 हिरन। ठीक है, दूसरा आपको पशुपति महादेव की मूर्ति मिली है। तो ये सारी चीजें बताती है कि वो ईश्वर की पूजा करते थे। ठीक है, भूत प्रेत आदि पर विश्वास करते थे, क्योंकि ताबीजें मिली हैं। मुद्राएं कैसी होती थी? मुद्राएं सेलखड़ी की होती थी, मतलब मिट्टी की बनाई जाती थी,
और ये अक्सर चौकोर और गोल होती थी। ठीक, तो ये सारी चीजें हमें इससे पता चलती है। दूसरा क्या पता चलता है, माप। माप पर बहुत क्वेश्चन आता है। ये 16 के गुणज था। 16 का गुणज होने का मतलब 16, 64, 160, 320 ऐसे करके थे। हाथी दांत के पैमाने मिले हैं। हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिला है। कहाँ से मिला है, लोथल से मिला है। ठीक, तो ये आपके हो गए कुछ मापतौल से संबंधित चीजें। अब आते हैं सीधे हम अंतिम संस्कार पर। तो यहाँ पर अंतिम संस्कार कैसा होता था, या तो जलाया जाता था या तो दफना दिया जाता था। जैसे मांडा में हमें दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, तो कहीं कहीं मिट्टी के बर्तन में रख के शव को गाड़ दिया जाता था। कालीबंगा में 1 और लोथल में 3 युग्मित या द्वियुग्मित साक्ष्य मिले हैं। मतलब जैसे मनुष्य के साथ कुत्ते को दफना दिया और किसी चीज को दफना दिया, तो ये सारी चीजें हमें प्राप्त होती हैं। ठीक, पूर्ण समाधान, आर्थिक समाधान और दाह संस्कार। दाह संस्कार क्या होता है, जैसे हिंदू विधि में जला देते हैं। पूर्ण समाधि क्या होता है, भूमि में दफना देते हैं। और आंशिक क्या होता है, जैसे पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। ठीक, तो ये तो हो गई आपकी हड़प्पा। अब हम आते हैं ऋग्वेद। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने आपको बताया, अगर हड़प्पा से कहीं क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आप हड़प्पा संस्कृति। अब हम आते हैं ऋग्वेद। तो देखिए ऋग्वेद कैसा काल था फ्रेंड्स, ये ऐतिहासिक काल था। क्यों ऐतिहासिक काल था, क्योंकि हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद सभी संस्कृत भाषा में लिखे हुए मिले हैं और संस्कृत भाषा को हम पढ़ सकते हैं। तो वहाँ के सामाजिक आर्थिक जीवन को हम जान जाते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम आते हैं ऋग्वेद पर। तो ऋग्वेद कैसी सभ्यता थी, आर्यों की सभ्यता थी। तो आर्य शब्द से मतलब होता है, ये आर्य जो थे वो कहीं से आए थे, वो भारत के मूल निवासी नहीं थे। अब हम इसको सिद्ध कैसे करेंगे, देखिए जो ऋग्वैदिक काल था, ये लोग पुरुषनी नदी के किनारे क्या कहते हैं, राक्षसों का और आर्यों का युद्ध हुआ। और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, अभी मैंने बताया शांति प्रिय थे। तो इसका मतलब आर्य कैसे थे, वो शांति प्रिय नहीं थे, वो युद्ध प्रिय थे। तो वो कहीं से आए होंगे, तभी उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के जो बचे खुचे, मतलब भूकंप वगैरह आने के बाद जो सभ्यता बची थी, उसको उन्होंने युद्ध किया, हराया, और हराने के बाद भारत पर अपना एक क्षेत्र बनाया। तो इसमें कहा जाता है आर्य पहले कहाँ रहते थे, आल्प्स पर्वत पर रहते थे। और आर्य का उल्लेख ऋग्वेद में 36 बार हुआ है। ठीक है, जो आर्य थे वो, ये ऐसा माना जाता है जब प्लीस्टोसीन युग खत्म हुआ और हिम गलने लगा, तो आर्य क्या किए, अल्पास पर्वत छोड़कर धीरे धीरे बढ़ने लगे। तो कुछ लोग हंगरी की तरफ चले गए, कुछ लोग जॉर्जिक प्रदेश की तरफ चले गए, कुछ भारत की तरफ आ गए, तो वही आर्य थे। ठीक, तो देखिए सबसे पहले हमें इसकी साक्ष्य कहाँ से मिलता है, ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है, 10 मंडल है, जिसमें पुराना मंडल क्या है, 2 से लेकर 9 है। एक पहला और 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया है। ठीक है, अब देखिए पुरातात्विक सच क्या है, बोगज कोई अभिलेख। ठीक, बोगज कोई अभिलेख, ये 1400 ईसा पूर्व का है। ठीक, इसमें 4 देवता इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्व का वर्णन किया गया है। तो यहीं से हम क्या करते हैं, ऋग्वैदिक काल की शुरुआत मानते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हम आते हैं सीधे सीधे ऋग्वेद पर। देखिए ऋग्वेद हो गया, हम ऐसे पढ़ लेंगे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, हाँ, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक, 4 वेद हो गए। अब देखिए जो ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण हैं, उपनिषद है, आरण्यक है, और इसको गाने वाले हैं, और इसके उपवेद है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ऋग्वेद का ब्राह्मण है वो ऐतरेय और कौशितकी है। क्या है, ऐतरेय,
कौशितकी, ठीक, ऐतरेय और कौशितकी है। फिर इसके साथ जो उपनिषद है वो भी यही है, ऐतरेय उपनिषद, कौशितकी उपनिषद। आरण्यक क्या है, वो भी यही है, ऐतरेय और कौशितकी है, ठीक। ऋग्वेद में कुल 10-28 श्लोक है, ठीक है। कितने सूक्ति हैं, कितने मंत्र हैं, सब ऐसे क्वेश्चन आता है तो 10-28 है। और ऋग्वेद के गाने वाले जो व्यक्ति थे उसे हम क्या बोलते थे, होता या होत्री, ठीक। होता माने पुरुष, होत्री माने महिला, ठीक। और ऋग्वेद का जो उपवेद है उसे हम आयुर्वेद कहते हैं, आयुर्वेद, ठीक, आयुर्वेद कहते हैं। अब आते हैं यजुर्वेद। तो यजुर्वेद के जो ब्राह्मण हैं वो हैं तैत्तिरीय और शतपथ, शतपथ, ठीक, ये इसके ब्राह्मण हो गए। उपनिषद क्या है, तैत्तिरीय, तैत्तिरीय, बृहद आरण्यक, ठीक, बृहद आरण्यक, शतपथ, ये हो गए इसके उपनिषद। और फिर हो गया कठ, श्वेताश्वर, कठ हो गया, श्वेताश्वर हो गया, मैत्रेयी हो गया, ठीक, मैत्रेयणी, ठीक। तो इसके उपनिषद कौन से हो गए, तैत्तिरीय हो गए, कठ हो गए, श्वेताश्वर हो गए, बृहद हो गए, ईश हो गए और मैत्रेयी हो गए, ठीक, ईश भी है। तो ये इसके उपनिषद हो गए। कितने हो गए फ्रेंड्स, फिर से याद कर लीजिए। यजुर्वेद के कितने उपनिषद हो गए, तैत्तिरीय उपनिषद, कठ उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, ईशोपनिषद, बृहद आरण्यक उपनिषद, मैत्रेयी उपनिषद, ठीक। इसी तरह जो आपका यजुर्वेद है उसके आरण्यक भी होते हैं, जैसे बृहद आरण्यक, शतपथ आरण्यक, तैत्तिरीय आरण्यक, ठीक। तो देखिए आप इसमें कुछ मिलते जुलते हैं, जैसे तैत्तिरीय ब्राह्मण भी है, तैत्तिरीय उपनिषद भी है, तैत्तिरीय आरण्यक भी है, शतपथ ब्राह्मण भी है और शतपथ आरण्यक भी है, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ, और आरण्यक भी हो गया। इस तरह देखिए जो हमारा इसको क्या था, होता या होत्री, इसको क्या बोला जाता है, इसको अर्घ्य बोला जाता है, ठीक, क्या बोला जाता है, अर्घव्यु, अर्घव्यु, ठीक। इसके गाने वाले को क्या बोला जाता है, अर्घव्यु बोला जाता है। इसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद, क्या है, धनुर्वेद है, ठीक। ये इसका मतलब उपवेद है। ये इसका उपवेद क्या था, आयुर्वेद, इसका उपवेद क्या है, धनुर्वेद। अब आते हैं हम सामवेद पर। सामवेद कैसा है, सामवेद जैसे सा रे गा मा, मतलब ये गीत का वेद है, ठीक है। तो ये हमारे गीत का वेद है और इसके जो ब्राह्मण हैं वो है पंचविश ब्राह्मण। क्या है फ्रेंड्स, पंचविश ब्राह्मण, ठीक है। उपनिषद क्या है, छंदोग्य और केन, छंदोग्य और केन, ठीक है, छंदोग्य और केन उपनिषद है। आरण्यक क्या है, जैमिनी, जैमिनी और छंदोग्य, ठीक है, छंदोग्य और जैमिनी इसके आरण्यक हैं, ठीक है। इसके गाने वाले को हम क्या बोलते हैं, उद्गाता, उद्गाता, ठीक है। इसके गाने वाले को हम उद्गाता बोलते हैं। और इसका वेद क्या है, गंधर्व वेद, गंधर्व वेद, ठीक है। ये हो गया इसका उपवेद। अब हम चौथा वेद आते हैं, हमारा है अथर्ववेद। अथर्ववेद कहता है कैसा है, जादू टोना और चिकित्सा से संबंधित है। इसके ब्राह्मण क्या है, गोपथ, गोपथ ब्राह्मण हैं। और इसका जो उपनिषद है वो क्या है, प्रश्न, मुंडक और मांडुक्य, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ये क्या है, इसके उपनिषद है, ठीक है। क्या है, इसके उपनिषद है। आरण्यक क्या है, इसका कोई भी आरण्यक नहीं है, इसका कोई भी आरण्यक नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है कौन सा वेद ऐसा है जिसका कोई आरण्यक नहीं है, तो बोलेंगे क्या, अथर्ववेद है, ठीक है। इसके गाने वाले को क्या बोला जाता है, ब्रह्म बोला जाता है, ब्रह्म, ठीक है। इसके गाने वाले को ब्रह्म बोला जाता है। और इसका जो हमारा उपवेद है वो है शिल्पवेद।
क्या है? शिल्प वेद। ठीक, तो ये हो गया हमारे वेद, उसके ब्राह्मण, उसके उपनिषद, उसके आरण्यक, उसके गाने वाला और उपवेद। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गए आपके सीधे सीधे मतलब वेद से रिलेटेड। अब इन वेदों में कुछ चीजों का वर्णन है, जैसे सबसे अधिक बार ऋग्वेद में सबसे अधिक बार क्या लिखा गया है? पिता शब्द का वर्णन है 325 बार। ठीक, पिता शब्द का वर्णन कितनी बार है? 325 बार। उसके बाद जन शब्द का वर्णन है, जन 275 बार। फिर इंद्र शब्द का वर्णन है 250 बार। तो ये अक्सर पूछा जाता है कौन से ऐसे देवता है जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णन है, तो वो है इंद्र। आपको याद रखना है, वो है इंद्र। अब एक क्वेश्चन और, कृषि का कितनी बार वर्णन है? तो कृषि का 33 बार वर्णन है, 33 बार वर्णन है। ठीक है, अब हम आते हैं सोम रस का वर्णन कहाँ मिलता है? सोम रस का वर्णन 9वें मंडल में मिलता है। ये हम ऋग्वेद की बात कर रहे हैं, ये सारे ऋग्वेद हैं। ठीक, तो सोम रस का वर्णन हमको कहाँ मिलता है? 9वें मंडल में मिलता है। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त 10वें मंडल में स्थित है। ठीक, इसमें क्या मिलता है? इसमें हमें 4 वर्ण, क्या क्या वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों वर्णों का वर्णन हमें यहाँ मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन हैं जहां से आपको एक क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं एक चीज पर कि ऋग्वैदिक जो सभ्यता थी वो कुछ नदियों के किनारे स्थित थी। फ्रेंड्स, आपको अभी भी बता दें, अभी भी अगर हम कोई जिला, मतलब हम अत्याधुनिक भारत में हैं और अगर हम कोई जिला डिसाइड करते हैं तो उसके आसपास कोई नदी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नदी क्या है? हमारे जीवन का एक जल क्या है? जल बोला जाता है, जल ही जीवन है। उसी तरह प्राचीन काल में भी जो भी सभ्यता का विकास हुआ, चाहे वो सिंधु घाटी की सभ्यता हो, चाहे वो नील नदी की फेराओं की सभ्यता हो, चाहे वो माया सभ्यता हो, जो भी सभ्यता होती हो किसी न किसी नदी के किनारे होती है। इसीलिए जो हमारा ऋग्वैदिक काल है वो भी सिंधु नदी और उसके आसपास के नदियों की गोद में स्थित था। तो हम कुछ नदियों के बारे में जानेंगे, जो नदियां उनसे संबंधित है और उनका ऋग्वेद में किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले आते हैं काबुल, या ऐसे लिखिए पुराना नाम नया नाम, तो कुभा, कुभा नदी को आज क्या बोला जाता है? काबुल बोला जाता है। ठीक है, इसी तरह वितस्ता, वितस्ता नदी चीन, झेलम, अस्किनी, चिनाब, पुरुषिणी, रावी। ठीक है, पुरुषिणी, रावी, शत्रुदी, सतलज, और कौन सी नदी बच रही है? शत्रुदी, सतलज और सदानीरा, गंडक, गंडक नदी। ठीक है, और सिंधु नदी, जिसे हम सिंधु नदी है उसे सिंध। ठीक, तो ये हो गए आपके मुख्य मुख्य नदियां। ये पूछा जाता है कुभा नदी कौन सी है, तो उसमें 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको काबुल लगाना है। देखिए फिर इसमें अस्कनी बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है। अब बाकी 3 मैंने बता दिया, हो सकता है इसमें भी ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होंगी। अब आते हैं हम, एक चीज आपको अभी हम यजुर्वेद पढ़ा रहे थे, यजुर्वेद में होता है शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ये इसके 2 भाग हैं। ठीक है, तो शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेही संहिता बोला जाता है। ठीक, क्योंकि देखिए ये वहां पर किसी भी वेद के ऐसे भाग नहीं है, सिर्फ यजुर्वेद के हैं, इसलिए हम अलग से बता दे रहे हैं। और कृष्ण यजुर्वेद को हम काठक, कपिस्थल, मैत्रेयी और तैत्रेयी संहिताएं मानते हैं। काठक, कपिस्थल,
तैत्रेयी, मैत्रेयी। ठीक है, तो ये हो गए इसके भाग। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो अब हम आते हैं इस पर, आरण्यक भी मैंने बता दिया आपको। ठीक, अब कुछ ऐसे क्वेश्चन जहां से आपको हो सकता है कि आपको क्वेश्चन मिल जाए। ये तो हो गई मोटी मोटी जानकारी जो आपको ऋग्वैदिक काल के बारे में बता रही है। अब जैसे हमने आपको बताया भारतीय, जैसे अश्वमेध यज्ञ का वर्णन कहाँ मिलता है? तो अश्वमेध यज्ञ का वर्णन बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। फिर आपका सत्यमेव जयते कहाँ से मिलता है? तो ये मुंडको उपनिषद से मिलता है। यम और नचिकेता का संवाद कहाँ से मिलता है? तो ये कठोप उपनिषद से मिलता है। तो ये हो गई आपकी छोटी सी ऐसी जानकारी जो मैं आपको बता दे रही हूँ, आप इसे समझ लीजिए। ठीक है, अब आते हैं पुरंदर किसे कहा जाता था? तो पुरंदर अर्थात इंद्र, जो दुर्गों को तोड़ने वाला है वो है पुरंदर यानी कि इंद्र। ठीक है, अब 10 राजाओं का युद्ध कहाँ हुआ था? 10 राजाओं का युद्ध पुरुषली नदी यानी रावी नदी के किनारे हुआ था। ठीक, अब एक चीज और, ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था कैसी थी? तो यह जनजातीय व्यवस्था थी। हमारी हड़प्पा व्यवस्था कैसी थी? वो नगरीय व्यवस्था थी। नगरीय व्यवस्था क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि वहां पर नालियां व्यवस्थित थे, घर थे, 2 कमरे के 4 कमरे के घर पाए जाते थे, सड़कें थी, सड़कों को पक्की करने का साक्ष्य मिला था। लेकिन जो हमारी ऋग्वैदिक कालीन व्यवस्था थी, एक ग्रामीण व्यवस्था थी, ये झोपड़ों में रहते थे, बस्तियों में रहते थे। हाँ, और यहाँ पर 2 समितियां थी, सभा और समिति। सभा, समिति, और ये 2 राजा के अंतर्गत समिति थी। राजा को प्रजापति बोला जाता था। तो प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, सभा और समिति। इसको ऐसे बोला जाता है, प्रजापति एक संस्था हो गई, उसकी 2 अंतर्गत समिति क्या हो गई? सभा और समिति। ठीक है, तो सभा कैसी होती थी? सभा मतलब उच्च लोगों की थी, समिति निम्न लोगों की थी। तो इस तरह पे हो गया कि 2 समितियां हैं, प्रजा, सभा और समिति। ठीक, तो ये आपके हो गए। यहाँ पर कैसी थी? कबीलाई व्यवस्था थी। आर्य कैसे थे? योद्धा थे। तो ये तो सारी चीजें हो गई। अब जैसे हम आते हैं कि उस समय गाय बहुत महत्वपूर्ण था। गाय के लिए ही 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, इसलिए हम गाय को इतना महत्वपूर्ण मानते थे कि राजा को बोलते थे गोप्ता, मतलब गाय को पालने वाला। दूरी को बोलते थे गवयुति, युद्ध को बोलते थे गविष्टि, पुत्री को बोलते थे दुहिता, और गाय को बोलते थे अघन्या। अघन्या मतलब जिसे मारा या वध किया ना जा सके। ठीक, इसी तरह अनाज को बोलते थे धान्य, और हल के लिए लांगल, और गोबर की खाद के लिए करिश, और हल से बनने वाली जो रेखाएं होती थी उसे हम सीता कहते थे। ठीक, तो ये हो गए कुछ टर्मोलॉजी जिससे क्वेश्चन आ सकता है। जैसे अघन्या किससे संबंधित है? नीचे दे दिया गाय, बैल, हाँ, भैंस, बकरी, तो आप क्या लगाएंगे? गाय लगाएंगे। ठीक, अब कुछ देवी देवताएं थे। जैसे हम बोलते हैं कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र है ना, ओम भूर्भुवः स्वः, तो ये किस देवता को समर्पित है? ये सावित्री है। सावित्री कौन थी? सूर्य को प्रेरणा देने वाली देवी थी। ठीक, तो इसे सूर्य भी लगा सकते हैं और सविता भी लगा सकते हैं। दोनों में से अगर ऑप्शन आएगा तो हम सविता लगाएंगे, अगर मान लीजिए एक ही ऑप्शन दिया है तो सूर्य लगाएंगे। ठीक, अब बात है अरण्यानी कौन थी? अरण्यानी वन की देवी थी। ठीक है, ईला कौन थी? आराधना की देवी थी। उषा कौन थी? सूर्योदय काल की देवी थी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना है। मान लीजिए अगर आ जाता है तो आप क्या लगाएंगे। ठीक, अब हम आते हैं, आपका ये हो गया ऋग्वैदिक काल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा पढ़ाया क्योंकि ऋग्वैदिक काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम आपको उत्तर वैदिक और जैन बौद्ध धर्म 2-3 दिन में इसको समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।